हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के विज्ञान का 8वां अध्याय अर्थात गति का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं और गति को समझने के लिए किन किन भौतिक राशियों की मदद ली जा सकती है या ली जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि गति, आखिर गति क्या होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सामान्य स्तर पे अपने आसपास देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तुएं जो हैं समय के सापेक्ष अपना स्थान बदलती हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चली जाती हैं, यानी समय के साथ उनका स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन होता है। यह तभी संभव है जब उसमें गति हो। ठीक है, अब वह गति या तो उनकी आंतरिक गति हो या बाह्य गति हो। आंतरिक गति का मतलब है कि जो वस्तु है जो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो उसकी गति का कारण उसके अंतः प्रणाली हो, यानी उसका कोई अंदर का सिस्टम हो या कोई बाहर से का कोई कारण हो, वह उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता हो। ठीक है, जैसे मान ले कि एक पत्थर है और उस पत्थर को कोई व्यक्ति उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने में उस पत्थर के स्वयं का कोई योगदान नहीं है, अर्थात जो बाहर से जो कारण है, जो व्यक्ति है जो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले गया है, ठीक है, उस पत्थर के जगह परिवर्तन में वो मुख्य कारण है। ठीक है, लेकिन अगर मान लें कि कोई जानवर या कोई पशु बैठा हुआ है और किसी भी कारण से वह वहां से उठकर एक जगह से दूसरे जगह चला गया, ठीक है, तो अब वहां पर कोई बाहरी कारण नहीं लगा, वहां पर गति का कारण उसके अंदर की प्रणाली है। तो इस प्रकार से जो है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, स्थान परिवर्तन हो जाना, जगह का परिवर्तन होना समय के साथ, ठीक है, तो इस घटना को हम गति के रूप में अध्ययन करते हैं। अब गति को परिभाषित करने के लिए, गति को समझने के लिए हमें जो है किस चीज की जरूरत होती है, तो मुख्य रूप से यहां पर आप जो सबसे बड़ी चीज है वो है दूरी। मतलब कि जिस जगह पे था और जिस जगह पर गया है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थान परिवर्तन हुआ है, उनका जो लंबाई है वह दूरी है। ठीक है, अभी हम लोग विस्थापन भी समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग दूरी समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितनी लंबाई वस्तु को चलनी पड़ती है वह दूरी के रूप में परिकलित की जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने एक चीज समझा है, गति और तय की गई दूरी, यानी आपके पास गति है और तय की गई दूरी। ठीक है, यानी मोशन एंड कवर्ड डिस्टेंस। तो यहां पर आपको दो चीज मिला, ठीक है, कि समय के साथ स्थान अथवा जगह परिवर्तन का भाव गति है। ठीक है, समय के साथ स्थान अथवा जगह परिवर्तन का भाव गति है। ठीक है, द सेंस ऑफ चेंज
ऑफ प्लेस और स्पेस विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है दूरी। तो कहता है कि गति के दौरान या स्थान परिवर्तन या जगह परिवर्तन के दौरान जो लंबाई तय की जाती है वो दूरी है। ठीक है। अर्थात गति के दौरान, ठीक है, गति के दौरान स्थान परिवर्तन के समय तय की गई लंबाई दूरी है। ठीक है। मतलब गति के दौरान स्थान परिवर्तन के समय तय की गई दूरी लंबाई है। जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचा। मतलब किसी चीज का स्थान परिवर्तन बिंदु ए से बिंदु बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक गया और इसको यहां से वहां जाने में इसको कुछ लंबाई तय करना पड़ा। इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से इसको लंबाई तय करना पड़ा और जो कुल लंबाई जब देखा गया तो मान लीजिए कुल लंबाई जो है आ गई इसका, ठीक है, वो है ठीक है 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर। ठीक है। और 2.5 किलोमीटर या 2500 मीटर। इसने पूरा ये जो लंबाई तय किया चला, तो इसका मतलब हो गया, और इसमें कुछ समय दिया होगा अपना, इसके चलने का कोई समय होगा, पहुंचने का भी समय होगा। उस समय के बीच का जो अंतराल होगा वही ए से बी तक पहुंचने में समय लगा होगा। तो इसका मतलब है कि किसी मतलब जो समय के साथ जो इसने पूरी लंबाई चला है वही उसका दूरी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि गति के दौरान स्थान परिवर्तन के समय तय की गई लंबाई दूरी है। ठीक है। मतलब है, अब थोड़ा सा इसको एक बार इंग्लिश में देखें। कहा जाएगा कि द लेंथ विच इज कवर्ड while motion when an object changes its place or position in given time interval is called distance। ठीक है। अभी इसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे जब विस्थापन के साथ हम तुलना करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट है वो है गति के कितने रूप, गति के कितने प्रकार हमको दिखाई देते हैं। तो भाई गति के अनेक प्रकार हैं, लेकिन कुछ आधार है। किसी भी वर्गीकरण का हम आधार क्या मानते हैं, तो यहां पर यह देखा गया है जो गति है उस गति का समय के साथ जो दूरी तय हो रहा है उस दूरी का परिमाण कितना है, उस दूरी का उस समय के साथ संबंध कैसा है, इसके आधार पर गति को दो भाग में बांटा गया।
एक समान गति और असमान गति, मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होंगे? अभी हम लोगों ने इस पर समझा है कि यहां पर हम लोग दूरी और समय दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखने पर हमें दो बातें पता चलेगी कि अगर हम बराबर समय पर बराबर दूरी तय करते हैं तो उसे हम एक समान गति कहते हैं, लेकिन जब बराबर समय पर चली गई दूरी बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है, तो उसको हम असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि समान समय में समान दूरी तय होने पर एक समान गति प्राप्त होती है। ठीक है, समान समय में समान दूरी तय होना चाहिए एक समान गति के लिए। दूसरा आपके पास क्या है कि समान समय में विभिन्न दूरी तय होने पर असमान गति प्राप्त होती है। ओके, प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या समझा? जब समान समय में समान दूरी तय हो तो उसे आप एक समान गति कहेंगे, लेकिन जब समान समय में विभिन्न दूरी तय हो तो उसे आप असमान गति कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो ये दूरी और समय के सापेक्ष जब अवलोकन हुआ, उनका ऑब्जर्वेशन हुआ, तो इसे दो प्रकार के हमें जो है चीजें प्राप्त हुई, दो प्रकार के जो है प्रेक्षण प्राप्त हुआ, जो यहां पर है समान और एक समान, मतलब असमान। तो एक समान और असमान गति आपके पास हो गई। ठीक है, अब एक बात और होता है कि जब इनके हम ग्राफ को देखते हैं तो यहां तो कौन सा ग्राफ बनेगा? आप यहां पर दूरी और समय का ग्राफ अगर देखेंगे तो इनका जो ग्राफ है, जो एक समान गति का ग्राफ है, वो स्ट्रेट बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि समान समय में समान दूरी तय होगा, क्योंकि ये दूरी का हो जाएगा और ये समय का हो जाएगा। लेकिन जब आप असमान गति की बात करेंगे, ये सारे ग्राफ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, असमान गति में क्या होगा? असमान गति में ग्राफ जो है सीधा नहीं होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है, तो सीधा जो ये लाइन है, जो स्लोप कहलाता है, जिसको ढलान कहते हैं, यह सीधा होगा तो एक समान गति, और अगर ये सीधा नहीं होता है तो असमान गति कहलाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने समान और असमान गति यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे कि अब हमें क्या पढ़ना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है अदिश और सदिश राशियां। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। भाई ये होती क्या है? तो देखिए, जो भौतिक राशियां होती है ना, उनको प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें ली जाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें ली जाती हैं, भौतिक
जो भौतिक राशियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें ली जाती हैं। एक होता है परिमाण, जिसको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा है उसमें दिशा, यानी आप यहां पढ़ेंगे डायरेक्शन। ठीक है, परिमाण और दिशा। देखिए, जो परिमाण होता है वो दो चीज अपने अंदर रखता है। परिमाण में दो चीज आपके पास मिलेगा, यहां पर भी दो चीज आपको मिलेगा। एक आंकिक मान होगा और दूसरा जो है मात्रक होगा। उसके अंदर जो भौतिक राशि है उनका मात्रक होगा। ठीक है, यानी यहां पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और प्लस जो भी भौतिक राशि होगा उसके यूनिट होगा। इसके बाद दिशा है। तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर परिमाण है और दिशा है। अब इसी दोनों के आधार पर अदिश और सदिश राशियों का विभेदन किया जाएगा। देखिए, दिशा हो चाहे न हो, लेकिन परिमाण होना जरूरी है किसी भी भौतिक राशि के प्रदर्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, और वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहां पे आपके पास दो चीजें मिल गई। एक आपके पास है अदिश राशि, अदिश राशियां, और दूसरा आपके पास है सदिश राशियां। ठीक है, सदिश राशियां आपने इसको देख भी लिया है। स्केलर क्वांटिटीज और आपके पास है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए, तो क्वांटिटीज है। अब ये लोग होते कौन है? अभी आपसे बताया गया कि अदिश वे राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो अदिश राशियों को प्रदर्शित करने हेतु केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें आपको दिशा नहीं बताना है। अब इनके उदाहरण क्या क्या है, इनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण में जब आप इनको देखेंगे तो आपके पास दूरी है, चाल है, समय है, कार्य है। ठीक है, इसी प्रकार से
अन्य उदाहरण होंगे जिसमें आपको दिशा की जरूरत नहीं होगी प्रदर्शन में। अब इसके बाद सदिश राशियां कौन है? तो सदिश राशियों को प्रदर्शित करने हेतु दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। अब इसके उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण एक बार देख लिया जाए तो उदाहरण में आपको मिलेगा विस्थापन, वेग, बल, अन्य। अपने पढ़ाई के दौरान हम लोगों को जो है मिलते रहेंगे कौन कौन लोग क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अदिश राशियां और सदिश राशियां हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास आएगी दूरी और विस्थापन। जब हम लोग कहा कि भाई देखो दूरी और विस्थापन हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन क्या है जरा देखें। तो इनको समझने के लिए थोड़ा अब इनका परिभाषा एक बार देख लिया जाए। आपके पास है दूरी अर्थात इसको आप कहेंगे डिस्टेंस। ये होता है डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा चीज आपके पास है वो है विस्थापन। यह है विस्थापन जिसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी क्या है? तो कहा गया है कि किसी गति में या गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई लंबाई। ठीक है, मतलब गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय में। ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई लंबाई दूरी है। तय की गई लंबाई दूरी है। ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई लंबाई दूरी है। लेकिन विस्थापन में जरा देखें क्या बात होता है। तो कहता है कि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु मतलब प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में जो रेखीय दूरी है, ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, वह आपका विस्थापन होगा। ठीक,
तो इसका मतलब होता है कि गति अथवा स्थान परिवर्तन में प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच रेखीय दूरी विस्थापन है। ठीक है, गति अथवा स्थान परिवर्तन में प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच रेखीय दूरी विस्थापन है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे, एक उदाहरण समझेंगे, उसी में हम लोग दूरी और विस्थापन दोनों समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लें कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अब गति में जहां से आप गति प्रारंभ करेंगे वह प्रारंभिक स्थान होगा और जहां पर आप जाएंगे वह अंतिम स्थान होगा। ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो अब हुआ क्या कि आप मान लीजिए A से B तक जाने में आपने कुछ इस तरह का आपने मार्ग अपनाया। ठीक है, और आप यहां पहुंच गए। अब इस पूरे मार्ग में जाने में इसने जो लेंथ कवर किया, लेंथ जो चला गया, उसको हम मान लेते हैं कि भाई वो 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर है। लेकिन ये देखा गया कि जो A और B के बीच में जो लीनियर जो रेखीय दूरी है वो कितनी है, एकदम सीधा लिखना है, सीधा यहां से। तो A और B के बीच में जो एकदम रेखीय दूरी है वो पता चला कि वो तो 450 मीटर है। ठीक है, मतलब कि A बिंदु से B बिंदु तक जाने में गतिमान वस्तु के द्वारा 800 मीटर की लंबाई तय करनी पड़ी। लेकिन वास्तव में A और B के बीच की जो रेखीय दूरी है वह तो 450 मीटर है। तो यहां पर आपने क्या पाया, परिभाषा के अनुसार आपको मिल गया, और परिभाषा ने आपको क्या बताया कि गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई लंबाई दूरी है। इसका मतलब जो 800 मीटर है वो दूरी है। यहां गति अथवा स्थान परिवर्तन में प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की जो दूरी है वह विस्थापन है। इसका मतलब 450 मीटर है, वह विस्थापन हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्लियर समझ लिया कि जो यहां पर दूरी है वह है 800 मीटर और जो यहां का जो इसका विस्थापन है वह है 450 मीटर। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, A और B जो है, A और B जो 450 मीटर A और B के बीच की जो दूरी है, जो लेंथ है, जो लंबाई है, वह एकदम फिक्स डायरेक्शन में है। मतलब कि अब इसको आप इधर या इधर कहीं नहीं मान सकते। A और B पोजीशन फिक्स होने के कारण ये लाइन भी फिक्स है। इसका मतलब कि इस लाइन को आप प्रदर्शित करने के लिए लिखेंगे कि 450 मीटर B की ओर।
लेकिन जब यहां पर आप चलेंगे तो यहां कोई ऐसा बात नहीं है, आप किधर भी चल सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो दूरी है वह अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। अगर हम देखिए, विस्थापन आप नहीं बदल सकते क्योंकि यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। अगर इसको बदलना है तो इनको दोनों को बदलना होगा। लेकिन इसी जगह पर दोनों ए से बी तक जाने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। 800 मीटर चल सकते हैं, 1500 मीटर चल सकते हैं, 2 किलोमीटर चल सकते हैं। लेकिन आप जब भी चलेंगे तो 450 मीटर के बराबर या उससे ज्यादा ही चलेंगे। तो यहां पर एक बात और क्लियर हो गई कि जो विस्थापन होगा, ठीक है, विस्थापन वह और जो दूरी है, मतलब यहां पर एक चीज समझ लें कि जो दूरी और विस्थापन में क्या संबंध हो गया। तो दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में एक संबंध देखिए। जो दूरी होगी वो विस्थापन से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। जो दूरी होगी वह विस्थापन से बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी। लेकिन एक चीज कभी नहीं होगा, वो क्या है कि जो दूरी है आपकी वह विस्थापन से कम हो जाए, विस्थापन से कम। ठीक है, इस प्रकार का जो संबंध है ये नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो दूरी जो होती है वह विस्थापन से बड़ी होगी या तो विस्थापन के बराबर होगी। ठीक है, अब हमें ये चीज समझ लेना है कि आखिर में इनमें क्या और क्या संबंध है। तो पहली बात यह है कि जो दूरी होता है, ठीक है, जो दूरी हमारे पास है यह अदिश राशि है। ठीक है, दूरी क्या है, दूरी जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, यह आपके पास अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा का महत्व है। ठीक है, अब जिसमें दिशा का महत्व होता है वहां पर इस बात का जो है ध्यान देना होगा कि जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का सिचुएशन क्या है, इनकी स्थिति क्या है। तो अगर किसी भी चीज का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी गति में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होने पर विस्थापन जो होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूरी जो है शून्य नहीं होगा। अब जो है विस्थापन, अगर आप अग्रभाग में जा रहे हैं तो विस्थापन पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगर पश्च भाग में आ रहे हैं तो आपको ऋणात्मक देगा। ठीक है, यानी निगेटिव आएगा। लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी निगेटिव नहीं होती है और दूरी जो है जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग जो है एक प्रॉब्लम करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखें एक प्रॉब्लम हम लोग जो इस पे करेंगे कि वह है क्या। देख, जैसे मान लें कि यह एक काल्पनिक वृत्तीय पथ है, यह एक वृत्तीय पथ है और इसका अपना कोई त्रिज्या होगा। हम मान ले रहे हैं कि इसका त्रिज्या जो है 14 मीटर यानी 14 मीटर है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि यहां पर एक गति हुआ। तो गति में क्या हुआ कि आप यहां से चले, यहां आए, यहां पर आप आ गए और आपने यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए आप। ठीक है, यानी आपने पी डैश पर आ गए, पी से चले थे और पी डैश पे आ गए।
इसमें जो समय लगाया गया, समय, तो मान लीजिए पूरा समय लगा है 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड का समय लग गया। तो जब यह वस्तु यहां से यहां होते हुए यहां पहुंची होगी, तो यह इसका क्या होगा, यह इसका होगा प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, यह इसका होगा प्रारंभिक बिंदु, और यह इसका होगा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु। अब थोड़ा सा हम लोग परिभाषा को ध्यान देंगे। दूरी का परिभाषा, विस्थापन का परिभाषा। तो दूरी कौन होगी, दूरी आपका यह है और विस्थापन आपका यहां से यहां तक होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीज फाइंड करना है, एक तो प्राप्त करना है विस्थापन और दूसरा प्राप्त करना है दूरी, दूसरा प्राप्त करना है दूरी, यानी आपको प्राप्त करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद प्राप्त करना है डिस्टेंस। चलिए ठीक है, निकाल देखा जाए कैसे निकलेगा। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो रेखीय दूरी होगा वो खुद ही जो है उसका विस्थापन होगा। अब विस्थापन में क्या, विस्थापन इसके व्यास के बराबर है और ये इसका रेडियस है, तो व्यास बराबर क्या होता है, रेडियस का दूना। इसका मतलब व्यास बराबर है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो इसलिए जो व्यास है डायमीटर 2 और ये आपके पास है 14 मीटर, इसका मतलब कि आंसर हो गया 28 मीटर। तो आपको मिल गया कि विस्थापन कितना हो गया, कह रहा है कि विस्थापन जो है वो व्यास के बराबर है, ठीक है, व्यास बराबर विस्थापन, और आपने पाया क्या 28 मीटर। लेकिन दूरी कैसे निकलेगी, दूरी तो यहां से लेके यहां तक है, इसका मतलब कि ये पूरा जो ये चक्कर होता है वो परिधि कहलाता है। इसका मतलब कि जो ये पूरी परिधि का आधा है, तो इसका मतलब कि दूरी बराबर कितना हो गया, दूरी बराबर होगा जो उसमें परिधि है, जो सरकमफेरेंस उसका आधा कर दीजिए। अब परिधि कैसे निकलता है, ये निकलता है 2 पाई r बटा 2। अब वैल्यू रखिए, तो इसका मतलब कि जो दूरी आपके पास है बराबर हो जाएगा 2, पाई का मान होता है 22 बटा 7 और नीचे 2 एक तो पड़ा ही हुआ है, ये भी हो गया, और ऊपर हो गया 14 मीटर। अब जरा से देखिएगा, यहां भी 7 दुना के 14 होगा, ठीक है, 7 दुना के 14, ये 14 इसको काट देगा। अब आपके पास क्या बचा 22, मतलब 2 गुणे 22 बच गया। तो आपके पास दूरी अब कितनी आ गई, तो दूरी आ गई 44 मीटर, 44 मीटर, ठीक है। मतलब परिधि बटा 2, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, 2 पाई का वैल्यू 22 बटा 7 होता है, यह 2 है, नीचे वाला 2 है, यह हो गया। इस 2 से इसको काट भी सकते थे, लेकिन यहां पे सीधे हो गया 7 दुना 14 और 14 से 14 कट गया। अब बचा क्या 22 गुणे 2 तो 44 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो विस्थापन है 28 मीटर और दूरी है 44 मीटर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि यह वस्तु जहां से चली थी घूम के फिर यहीं पर चली आई, तो इस दौरान इसका विस्थापन कितना होगा, जब पूरे जो लाल रंग से दिखाया गया है उस पर ध्यान रखेंगे। तो एक चक्कर जब पूरा लग जाएगा, ठीक है, तो उस समय प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु हो जाएगा, तो उस समय इसका विस्थापन, ठीक है,
यानी पूर्ण चक्कर में, यानी जब एक चक्कर लगा लेगा तब क्या होगा, तो विस्थापन जो होगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा 0। और दूरी, अब दूरी क्या है, जब 44 ये है तो 44 से भी होगा, तो आपके पास हो गया 88 यानी 88 मीटर। तो ये यहां पर हमने ये समझ लिया, देखिए विस्थापन 0 हो गया है लेकिन दूरी 0 नहीं हुआ है, यानी पूरी दूरी हमने लिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने दूरी और विस्थापन को समझ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे कि आपके पास क्या है। इसके बाद सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति। भाई यहां पर दो बात है। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, मतलब कि जब आपके पास जैसे मान ले बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। रेखीय गति के लिए शर्त होता है कि बीच में जितने भी बिंदु हो सभी संरेखीय हो। तो यहां से यहां तक की जो एकदम सीधा जा रहा है, तो इस प्रकार की जो गति है, ये जो आपकी गति जो प्रदर्शित हो रही है, यह गति यह रेखीय गति है। रेखीय गति मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक, और दूसरा क्या है, अब क्या होता है कि किसी एक बिंदु को आप केंद्र मान लीजिए और इस केंद्र से बराबर दूरी पर हर बिंदु को आप मानेंगे। ठीक है, हर बिंदु को इससे बराबर दूरी पर ही मानेंगे। तो मानेंगे तो आपको एक वृत्तीय पथ दिखाई देगा। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब इसमें अगर हम मान लें तो यह पॉइंट O हो और इसके सभी ओर से सभी पॉइंट बराबर दूरी पर होंगे, तो किसी केंद्र से समान दूरी पर अगर हम गति कर रहे हैं तो वृत्तीय गति हो जाएगा, यानी ये पॉइंट P होगा। यानी इस प्रकार की जो गति है यह वृत्तीय गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी ये आपके पास यह वृत्तीय गति है, यह आपके पास वृत्तीय गति है। देख लिए, तो रेखीय गति में क्या होता है, एकदम सीधा चलना होता है, और वृत्तीय गति में क्या होता है, एक केंद्र होता है और उस केंद्र से बराबर दूरी पर सभी बिंदु होने चाहिए, तभी यह वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रेखीय गति में आपको स्ट्रेट चलना होता है, सीधा चलना होता है, लेकिन वृत्तीय गति में क्या होता है, एक आपको केंद्र मानना होगा और उस केंद्र से समान दूरी पर सभी बिंदुओं पर चलना होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास है। उसके बाद है चाल और वेग। चाल और वेग, तो चाल क्या है, यानी स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। देखिए, तो पहले हम लोग चाल के बारे में समझ लें। तो जो चाल है, यानी जिसको आपने स्पीड कहा है, ये बराबर किससे होता है, तो ये होता है 1 सेकेंड में, यानी कह सकता है कि एकांक समय में चली गई दूरी, ये होता है एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी। अब ये बराबर कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो आपके पास चाल है, अर्थात चाल यानी स्पीड बराबर दूरी यानी डिस्टेंस बटा समय,
यानी टाइम। ये आपके पास हो गया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है हमारे पास, वो है अब है वेग। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। तो जानते हैं चाल जो है अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। तो यहां क्या होगा? तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, मतलब अब यहां पर विस्थापन है, अर्थात विस्थापन बटा समय। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास, अर्थात वेग यानी वेलोसिटी बराबर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटा समय अंतराल, टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। तो इतनी चीजें हमारे मिल गई। तो क्या हुआ? दूरी और विस्थापन दो चीजें। मान लीजिए कि किसी गति में हम लोगों को थोड़ा सा इस पॉइंट को जरा देख लें। किसी गति में डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो आपको मिल गया 40 मीटर, लेकिन उसी समय डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ये आपके पास दूरी है और ये आपके पास विस्थापन है। ठीक है, और ये आपको मिलता है 30 मीटर। लेकिन जो इसमें समय लगता है सब करने में, जो t है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है 5 सेकेंड। आपको मिलता है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। तो देखिए, जब हमें वेग निकालना होगा तो हमें विस्थापन बटा समय लिखना होगा, और जब हमें चाल निकालना होगा तो हमें दूरी बटा समय लिखना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसके अकॉर्डिंग? तो यहां पर आपके पास चाल यानी जो स्पीड है कितनी हो जाएगी? तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। तो दूरी तो इसका 40 है, तो 40, और समय कितना है? 5 सेकेंड है, और ये आएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब चाल कितनी हो गई? अब इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 से 40 कैसे डिवाइड होगा? 8 बार में। आपके पास हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया इसका चाल। अब इसका विस्थापन कितना होगा? मतलब विस्थापन के अनुसार वेग कितना होगा? तो वेग बराबर हो गया इसके पास, वेग बराबर हो गया, विस्थापन कितना है? 30 मीटर। दूरी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो विस्थापन के आधार पर निकला है तो वेग है, और दूरी के आधार पर निकला है तो चाल है। ठीक है, अब इस चीज को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझ में जरूर आएगा। ठीक, अब हमारे पास जो है वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण। और त्वरण का है भाई, तो लिखा ही है कि वेग परिवर्तन की दर है।
वेग परिवर्तन की दर मतलब एकांक समय में जो वेग जितना बदल जाता है उसको आप त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो आपने यहां पर पा लिया कि एकांक समय में हुए ठीक है, एकांक समय में प्राप्त वेग परिवर्तन त्वरण है। एकांक समय में प्राप्त वेग परिवर्तन त्वरण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु है और उसका वेग इस प्रकार से बदल जाता है, जैसे मान लें कि आपके पास, जैसे यहां से वस्तु चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया। ठीक है, यह जो है यह उस वस्तु की स्थिति 1 है, यह उस वस्तु की स्थिति 2 है। ठीक है, अब जो स्थिति 1 है और स्थिति 2 है, तो यहां पर आपने खींच पाया, मान लीजिए कि यहां पर इसका जो वेग है और यहां पर भी इसका कुछ वेग होगा, तो यहां पर इसका वेग जो है v इनिशियल है और यहां पर इसका वेग जो है v फाइनल है। आपके ऑब्जर्वेशन में यहां पर जो टाइम है, टाइम भी यहां शुरुआती है, इनिशियल है, और यहां पर जो टाइम है वो f फाइनल है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, vi की जगह आप v1 लिख लीजिए और vf की जगह आप v2 लिख दीजिए, क्योंकि स्थिति 2 का है। समय का भी यही होगा, यहां पर आप t1 लिख लीजिए, यहां पर आप t2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि वेग कितना बदला है, तो आपके पास है वेग परिवर्तन हुआ है v2 माइनस v1। ठीक है, समय परिवर्तन कितना हुआ है, जिसको हम समय अंतराल कहेंगे, और ये आपके पास है t2 माइनस t1। ठीक है, इसको आप डेल्टा v भी कह सकते हैं, इसे आप डेल्टा t कह सकते हैं। ठीक है, तो त्वरण की क्या परिभाषा है, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर। तो इसका मतलब है, तो इस प्रकार त्वरण यानी एक्सीलरेशन बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, अर्थात a बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t होगा, जिसको ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये आपका सूत्र बनेगा और ये त्वरण को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इस पर एक हम लोग सवाल देख लें, उदाहरण देख लें। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसे, जैसे मान लें एक गतिमान कार
एक गतिमान कार का वेग 10 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करें। ये आपके पास प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। तो सॉल्यूशन में देखिए दिया क्या है, आपके पास दिया है डेल्टा V बराबर 15 माइनस 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड। और समय अंतराल कितना दिया है, डेल्टा T बराबर, वो दे दिया सीधे आपका 10 सेकंड। ये आपका 10 सेकंड हो गया। तो त्वरण कितना होगा, तो अभी हम लोगों ने सूत्र देखा ही है। तो इस प्रकार A बराबर वेग परिवर्तन 10, समय 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पर सेकंड उसका और इसका भी सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्वरण का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इनके अंक बदल बदल कर हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना आपको जो है कर लेना होगा, फिर इसमें याद करना होगा, फिर आगे देखते हैं। हाँ, इसको रोक दे।